हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मिडवाइफरी का प्लेसेंटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्लेसेंटा प्लेसेंटा जो है गेस्टेशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्लेसेंटा को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 3 टर्म देखेंगे जो कि हमारे जो ह्यूमन में जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ये जो 3 टर्म होते हैं ये हमारे प्लेसेंटा को डिस्क्राइब करते हैं। तो देख लेते हैं वो 3 टर्म क्या है। फर्स्ट हमारा डिस्कॉइड। तो 3 टर्म में से पहला जो टर्म है वो हमारा क्या है, डिस्कॉइड। तो डिस्कॉइड का मतलब क्या होता है, डिस्क शेप। ये कैसा होता है, डिस्क शेप होता है। डिस्क शेप कहने का मतलब क्या होता है, इस टाइप से गोल रहेगा, ओवल नेचर का होता है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क शेप बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं डेसिडुएट। तो डेसिडुएट का मतलब क्या होता है कि सेड आफ्टर डिलीवरी, यानी इट मीन्स सेड आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद क्या होता है, ये गिर जाता है, यानी पेट से क्या हो जाएगा, ये भी निकलता है ना। ये भी क्या होता है, गिर जाता है। तो ये क्या होता है, गिर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुएट। अगला टर्म है हमारा थर्ड, दैट इज हीमोकोरियल। तो हीमोकोरियल का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। हीमोकोरियल का मतलब क्या है हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो हीमोकोरियल का मतलब है क्या कि इट लाइज इन कांटेक्ट विथ मैटरनल ब्लड। तो ये किसके कांटेक्ट में रहता है, मैटरनल कॉर्नर, यानी माँ के कांटेक्ट में रहता है। यानी माँ के जो ब्लड होता है उससे बच्चे को क्या करता है, न्यूट्रिशन मिलता है ना। तो ये सारा चीज हम लोग देखे। तो प्लेसेंटा में 3 टर्म, दैट इज डिस्क्वाइड, डेसिडुएट और हीमोकोरियल। ठीक है, अब आगे अब हम लोग देखते हैं। तो प्लेसेंटा के 2 सरफेस पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है प्लेसेंटल सरफेस और एक होता है मैटरनल, सॉरी यहाँ पे फीटल सरफेस होगा। ये प्लेसेंटल सरफेस नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, फीटल सरफेस है ना। ये क्या है, फीटल सरफेस है। तो प्लेसेंटा के 2 सरफेस होते हैं, एक होता है फीटल सरफेस और एक होता है मैटरनल सरफेस। तो फीटल सरफेस का मतलब क्या होता है कि जो प्लेसेंटा का वह भाग, मान लीजिए ये हमारा प्लेसेंटा है, ठीक है। तो प्लेसेंटा का जो बीच में से बांट देते हैं, तो ये मान लेते हैं मदर के साइड का और ये बच्चे के साइड यानी फीटस के साइड का है। तो जो जो भी पार्ट मदर के साइड होता है वो होता है हमारा मैटरनल सरफेस, और जो भी पार्ट फीटस के साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फीटल सरफेस, है ना। तो ये फिगर में दिखाया हुआ है कि एक होता है फीटल सरफेस, और जो फीटल सरफेस फीटस की तरफ होगा और मैटरनल सरफेस माँ की तरफ होगा, है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ प्लेसेंटा मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस ऑक्यूपाई द सेम एरिया ऑन द यूट्रस वॉल। तो ये सेम एरिया में भी होता है, ठीक है, सेम एरिया में होता है। अब क्या होता है देख लेते हैं। तो मैटरनल सरफेस जो होता है वो क्या होता है, 1/5 पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा का 5वां भाग जो है वो क्या होता है, मैटरनल सरफेस होता है ना। और फीटल सरफेस फॉर्म 4/5 पार्ट, यानी मान लेते हैं ये 4/5 पार्ट कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा प्लेसेंटा है, इसको हम लोग 5 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये 5 भाग में मैं क्या किया, बांट दे दिया, ठीक है। तो 1 2 3, यानी एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा फीटल सरफेस, मैटरनल सरफेस होता है ना। और ये 4 पार्ट हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फीटल सरफेस। यही कहने का मतलब है कि ये जो मैटरनल सरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ 1/5 पार्ट में होता है, और फीटल सरफेस जो है हमारा वो 4/5 पार्ट में होता है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो मैटरनल सरफेस जो होता है वो फॉर्म करता है 1/5 पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, यानी 1/5 पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कौन फॉर्म करेगा, मैटरनल सरफेस, और फीटल सरफेस 4/5 पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं। मैटरनल सरफेस इज फॉर्म बाय डेसिडुआ बेसिलिस। तो डेसिडुआ बेसिलिस जो है मैं बता चुका हूँ। इंडोमेट्रियम, जब प्रेगनेंसी में हम लोग इंडोमेट्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। अब डेसिडुआ के 3 टाइप होते हैं, ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डेसिडुआ जो बेसिलिस होता है वो क्या बनाता है, हमारा मैटरनल सरफेस बनाता है, यानी जो माँ का जो पार्ट होता है मैटरनल सरफेस वो कौन बनेगा, डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। और फीटल सरफेस कौन बनाता है, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। ये कौन बनाता है, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। इसको हम लोग कोरियोनिक प्लेट भी बोलते हैं। यानी फीटल सरफेस जो होगा वो किससे बनेगा, कोरियोनिक फ्रोंडोसम से बनता है ना, कोरियोनिक फ्रोंडोसम से बनता है, ठीक है।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्लेसेंटा जो होता है किन-किन चीज़ों से मिलके बनता है? तो जो मैटरनल सरफेस होता है वो किससे मिलके बनता है? डेसिडुआ बेसिलिस से। और जो हमारा जो ये इनर पार्ट जो होता है उसमें क्या रहता है? कोरियन सेल रहता है ना? कोरियन रहता है और यहीं पे क्या रहता है? एम्ब्रियो दैट इज़ मास्ट सेल। तो यहीं पे हमारा बच्चा है। ये एम्ब्रियो क्या है? बच्चा है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा कोरियोनिक फ्रोंटसम है और यही क्या कर रहा है हमारा आगे चलकर क्या बनाएगा? प्लेसेंटा बनाता है। यही क्या बनाता है? प्लेसेंटा, ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो है प्लेसेंटा फॉर्म होता है, ठीक है? बाहरी जो सरफेस है वो हमारा क्या है? डेसिडुआ बेसिलिस। अंदर का जो सरफेस है यानी अंदर का जो कवरिंग है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? कोरियन। उसी के अंदर में हमारा एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो से ही हमारा क्या होगा? फीटस डेवलप होगा और नीचे के साइड में क्या हमारा? कोरियोनिक फ्रोंटसम है। यही क्या करेगा? हमारा प्लेसेंटा बनाएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं प्राइमरी विलाई। प्राइमरी विलाई कैसे बनता है? तो देख लेते हैं। तो बाहरी जो सरफेस है वो हमारा क्या है? डेसिडुआ विलाई लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है और इसी के अंदर इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस स्पेस का मतलब क्या हुआ कि विलस के बीच का जो एक विलस और दूसरे विलाई के बीच का जो होता है वो हो जाता है हमारा इंटरविलस स्पेस, ठीक है? और अंदर वाला जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है ना? तो दो तरह का जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर है, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो अंदर वाला जो है यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना? अगर मैं इसको ज़ूम करके बताऊँ, तो ज़ूम करके अगर मैं दिखाऊँ तो ये वाला जो है ये हमारा क्या है? दैट इज़ साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये जो बाहर वाला जो है ये क्या हमारा? सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, है ना? यही है हमारा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। आगे अब हम लोग चलते हैं और यही जो है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्राइमरी विलाई फॉर्मेशन, ठीक है? सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटियोट्रोफोब्लास्ट दोनों मिलकर क्या बनाता है? D13। ये अपने काम का नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। विलाई डेवलपमेंट का सेकंड स्टेज आता है दैट इज़ सेकेंडरी विलाई। तो सेकेंडरी विलाई में क्या होता है देख लेते हैं। अंदर वाला जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट है और बाहर वाला सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है? और यह इंटरविलेस मेम्ब्रेन या फिर स्पेस, इसमें क्या होता है कि मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन इनटू आईवीएस, है ना? और ये क्या है हमारा? एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक मेसोडर्म। ये क्या हमारा? मेसोडर्म है। ये लेयर जो है ना, ये हमारा क्या है? मेसोडर्म है, ठीक है? अब सेकेंडरी विलाई क्या-क्या बनता है? सेकेंडरी विलाई से क्या-क्या मिलके बनता है? किसको हम लोग सेकेंडरी विलाई कहते हैं? तो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट प्लस साइटोट्रोफोब्लास्ट और प्लस एक्स्ट्रा मेम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये तीनों चीज़ मिलकर हम लोग क्या बनाता है? सेकेंडरी विलाई। प्राइमरी विलाई किससे-किससे बना? सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और प्लस साइटोट्रोफोब्लास्ट। लेकिन सेकेंडरी विलाई में सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट प्लस साइटोट्रोफोब्लास्ट और प्लस में मेसोडर्म जुड़ गया। तो ये सारा चीज़ होता है कब? डे 16 पे। ये कब होता है? डे 16 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये होता है प्राइमरी विलस डेवलप होता है डे 13 पे, है ना? आगे अब हम लोग देख लेते हैं विलस डेवलपमेंट का थर्ड स्टेज दैट इज़ टर्सरी विलाई। तो प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं टर्सरी विलाई को क्या होता है। तो मैटरनल सरफेस हो गया, डेसिडुआ बेसिलिस। उसके बाद बाहरी जो होता है वो हमारा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट और उसके बाद क्या हो जाता है हमारा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो यहाँ तक जो ये तीनों मिलके बनता है हमारा क्या बनता है? सेकेंडरी विलाई बनता है। अब इसमें टर्सरी विलाई में क्या हो जाएगा? फीटल कैपिलरीज भी ऐड हो जाते हैं। तो जब फीटल कैपिलरी जब तीनों ऐड होके क्या बनाएगा? टर्सरी विलाई, ठीक है? इसमें तीनों क्या हो जा रहा है? ऐड होते जा रहा है। ये कब बनता है? डे 17 पे बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारा क्या? टर्शियरी विलाई। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ की फिगर्स एंड प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है? तो प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है देख लेते हैं, है ना? प्लेसेंटा हैज़ अ नंबर ऑफ विलस। विलस क्यों होता है? विलस जो होता है सरफेस एरिया को बढ़ाता है ना? यानी ब्लड का जो एक्सचेंज होगा वो उससे ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? विलस के कारण होता है ना? इन बिटवीन द विलस इंटरविलस स्पेस इज प्रेजेंट। यही स्पेस रह जाता है जो कि एक्सचेंज में ज़्यादा हेल्प करता है। इन विलाई द वॉल्यूम ऑफ फीटल ब्लड। तो फीटल ब्लड कितना होता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ फीटल ब्लड कितना होता है? दैट इज 350 ml। और इंटरविलस स्पेस यानी विलाई में ये जो विलाई है ना? समझाऊंगा आगे। इन
इंटरविलस स्पेस देयर इज ब्लड, ये कितना होता है 150 ml होता है, ये कितना होता है 150 ml होता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा कितना हो गया 350 प्लस 150 यानी 500 ml। और वेट ऑफ प्लेसेंटा कितना होता है 500, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा में कितना ब्लड होता है, तो 500 ml ब्लड होता है ना। और प्लेसेंटा का वेट कितना होता है टर्म पे, तो टर्म पे कितना होता है 500 ग्राम होता है, आधा kg का होता है ना। और हाउ मेनी स्पाइरल आर्टरीज मैटरनल ब्लड वेसल इंटरविलस स्पेस कितने होते हैं, तो 120। करेक्ट आंसर 120 होगा। और नंबर जो है इसका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो 3 चीज इसमें जरूर याद रखना, ब्लड कितना हुआ 500 ml, वेट कितना है 500 ग्राम, और इंटरविलाई स्पेस यानी इंटरविलस यानी विलाई कितने संख्या में होता है, तो 120 के संख्या में होता है, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। और इन विलस में तो अगर इसी में हम लोग बांट दे 500 ml को, तो 350 हो जाएगा, ठीक है। किस में हो जाएगा 350 विलस में हो जाएगा, और इंटरविलस स्पेस में कितना हो जाएगा 150, है ना। तो 500 अगर हम बांट दे तो 350 इधर और 150 उधर, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। डेट इज 6th पॉइंट हमारा क्या है, लेट्स स्टार्ट। तो ये क्या है, इन प्लेसेंटा बोथ मैटरनल एंड फीटल ब्लड आर प्रेजेंट बट डू नॉट गेट मिक्स विथ ईच अदर। तो इसमें क्या है, दोनों ब्लड होता है ना। द प्लेसेंटा हैज बोथ मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड, लेकिन वो दोनों क्या होता है मिक्स कभी नहीं होता है, डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, कभी भी मिक्स नहीं होता है ना, कभी भी मिक्स नहीं होता है। अब देख लेते हैं हमारा लेयर्स सेपरेटिंग फीटल मेम्ब्रेन एंड मैटरनल ब्लड। तो कौन कौन से ऐसे जो लेयर होते हैं वो क्या होता है हम लोग को एक्सचेंज करते हैं, मतलब रोकता है ना। देख लेते हैं, इसको मैं जूम करके बता देता हूँ। तो ये हमारा क्या है मैटरनल सरफेस हो जाएगा, एमएस डेसिडुआ बेसिलिस से बनता है। बाहरी जो लेयर है वो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाला जो लेयर है वो हो जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब जो ये जो है हमारा डेट इज ये जो ग्रीन कलर से है ना, ये ग्रीन कलर से वो हमारा क्या है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, है ना। ये जो येलो कलर से है ये हमारा एक्स्ट्रा मेम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा मेम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। एक्स्ट्रा मेम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और जो ग्रीन कलर से है वो है हमारा एंडोथेलियम ऑफ फीटल कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो ये क्या है, ये जो लेयर्स है हमारे वो क्या हो जाता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ब्लड जो आया मैटरनल ब्लड वो इधर से ऐसे 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 घूमते 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 फिर अंदर चला गया, फिर इधर ही से चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फीटल ब्लड है वो यहाँ से आया और ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड एक दूसरे से अलग अलग होता है, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। The structures which separate maternal blood and fetal blood from outside to inside। तो सबसे बाहर कौन सा होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये क्या होता है टुगेदर दे आर कॉल्ड प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन या फिर बैरियर इनको कहते हैं, है ना। यही जो चीज होते हैं वो हमारे मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देते हैं, है ना। सबसे बाहरी जो आउटर जो होगा कवरिंग वो क्या हो जाएगा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और सबसे अंदर वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एंडोथेलियम। तो ये सबसे बाहर वाला है आउटर मोस्ट और ये क्या है इनर मोस्ट, है ना। और सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन या फिर बैरियर्स। तो बैरियर्स में 4 चीजें आ गई, आउटर मोस्ट हो गया सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और उसके बाद हो गया हमारा एंडोथेलियम, है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन इनटू इंटरविलस स्पेस, है ना। तो मैटरनल ब्लड जो है हमारा वो ओपन होता है कहाँ पे इंटरविलस स्पेस में ओपन होता है। कहाँ पे ओपन होता है इंटरविलस स्पेस में ऑन यू, ठीक है। ऑन डे 15 आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डे 15 के बाद क्या हो जाता है फर्टिलाइजेशन। और ये अब नया जो अपडेटेड डाटा है वो डे 15 है, और पहले क्या था 12 ओल्ड कॉन्सेप्ट में 12 डे पे होता था, ठीक है। तो इंटरविलस स्पेस में ओपन होता है कौन सा मैटरनल ब्लड, है ना, यानी माँ से जो आया हुआ खून है वो।
अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो यूट्रो प्लेसेंटर जो होता है वो कब कब डेवलप होता है, तो मैं इसमें 3 स्टेज बताया था आगे, प्राइमरी विलस, सेकेंडरी विलस और टर्सरी विलस। तो प्राइमरी जो होता है वो 13वें दिन पे, सेकेंडरी जो होता है वो 16वें दिन पे और टर्सरी 17 दिन पे होता है ना। कैसे डेवलप करते हैं, तो प्राइमरी में क्या होता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। सेकेंडरी में क्या क्या होता था, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और टर्सरी में इंडोथीलियम भी इन तीनों में जुड़ जाता था, है ना। तो यही है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि टर्सरी विलाई इज फॉर्म बाय। तो टर्सरी विलाई कब बनता है, 17वें दिन पे बनता है। फीटल ब्लड वेसल ओपन बाय, तो ये भी कब होता है, 17वें दिन पे। फीटो प्लेसेंटा सर्कुलेशन एस्टेब्लिश बाय, 17वें दिन। अगर 17वें दिन नहीं दिया तो सेकंड मोस्ट बेस्ट आंसर होगा 17 से 21 दिन, है ना। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जिसको हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं प्लेसेंटल फंक्शन। तो प्लेसेंटा का क्या क्या फंक्शन होता है और क्या ग्रेट एक्सचेंज होता है, ये हम लोग देखते हैं, है ना। तो प्लेसेंटा क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्या क्या एक्सचेंज करता है, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो मैटरनल ब्लड जो होता है कहाँ पे खुलता है, इन इंटरविलस स्पेस इज रिच इन O2 एंड ग्लूकोज। तो मैटरनल ब्लड जो है यानी माँ से जो ब्लड आ रहा है वो किस किस चीज में हाई है, तो ऑक्सीजन में हाई है और ग्लूकोज में हाई है। किस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन। देख लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो अगला पॉइंट क्या है, फीटल ब्लड इन विलस हैज CO2 एंड एक्सक्रेटरी मटेरियल फ्रॉम फीटस। तो मैटरनल ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज रहेगा और फीटल ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और वेस्ट मटेरियल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वेस्ट, है ना। तो ये दोनों रहता है किसमें, फीटल ब्लड में। ठीक है, अब प्लेसेंटा क्या करता है कि ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, देखते हैं। तो प्लेसेंटा ट्रांसफर क्या करेगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करेगा फ्रॉम द मैटरनल टू फीटस, है ना। तो मैटरनल से फीटस, तो मैटरनल से यानी माँ से बच्चे को क्या क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और न्यूट्रिएंट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा यानी खाना पीना मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। लेकिन फीटस से माँ को क्या मिलेगा, तो फीटस से माँ को क्या मिलता है, फीटस से माँ को मिलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट। ये चीज मिलता है कहाँ से, तो ये होता है हमारा एक्सचेंज मदर से फादर की, सॉरी मदर से बच्चे की ओर यानी फीटस की ओर होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। और फीटस से मदर की ओर होगा तो वो होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट। क्या क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन क्या होता है प्लेसेंटा का। तो मैं बता दिया हूँ क्या क्या होगा, आप ही लोग सोच के भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, क्या क्या एक्सचेंज करेगा, तो ऑक्सीजन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा और न्यूट्रिएंट्स करेगा और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स का क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं अब कैसे कैसे जो होता है हमारा एक्सचेंज होता है ना। तो एक्सचेंज कैसे कैसे हो रहा है, तो एक्सचेंज के लिए 4 मैकेनिज्म है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। तो ये 4 जो मैकेनिज्म है इसके द्वारा क्या होता है हमारा जो भी तत्व है वो क्या होता है, मदर से फीटस की ओर या फिर फीटस से मदर की ओर क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन से क्या क्या ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होगा और वेस्ट प्रोडक्ट और सोडियम और क्लोराइड, है ना। सोडियम और क्लोराइड ये भी क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी ग्लूट वन, तो ग्लूट वन क्या होता है, ग्लूकोज का एक क्या होता है, ग्लूट वन क्या है, ग्लूकोज का एक ट्रांसफर मैकेनिज्म है यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ज़्यादा अच्छा बेटर है, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसी पे चढ़कर सवार होकर क्या होता है हमारा ग्लूकोज जो है अंदर की ओर जाता है। तो ग्लूट 1, ग्लूट 3, ग्लूट 4 से लेकर ग्लूट 10 तक होते हैं हमारे। तो ग्लूट 1 जो होगा इससे क्या होगा हमारा ग्लूकोज ट्रांसफर होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। तो इन दोनों में सिंपल डिफ्यूजन और
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें क्या होगा, नो एनर्जी, है ना। इन दोनों में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या कहा जाएगा, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, इन सब का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है कि जिधर कम रहेगा और जिधर ज़्यादा रहेगा तो कम से ज़्यादा की ओर जाता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन। और डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा हमारा, इसको कोई रोक टोक नहीं होगा, डायरेक्ट आके ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं भी जा सकता है, फैट सोल्युबल विटामिन्स और लिपिड्स। तो ये 4 मेथड थे जिनके द्वारा हमारा जो है एक्सचेंज होता है ना। तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता होती है और डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। अब ऑक्सीजन जो है सप्लाई फीटस को कैसे रेट से होता है, तो 8 ml पर kg पर मिनट, 8 ml पर kg पर मिनट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ है कि कितना रेट से जो है ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है मदर से फीटस की तरफ, है ना। देख लेते हैं अब आगे। तो प्लेसेंटा जो है टर्म पे, उस पे क्या क्या की मैट्रिक्स होते हैं, जैसे वेट कितना होता है, रेशियो कितना होगा, ये सारा चीज हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो है हमारा वेट ऑफ प्लेसेंटा, ये मैं पहले भी बता चुका, ये एकदम फिंगर और टिप पॉइंट होना चाहिए, यानी 500 ग्राम, आधा केजी, हाफ केजी के लगभग क्या होता है, वेट ऑफ प्लेसेंटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्लेसेंटा टू वेट ऑफ फीटस एट टर्म। तो इसके कितना होता है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्लेसेंटा टू वेट ऑफ फीटस, यानी ये कितना होता है, 1:6 होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्लेसेंटा 500 ग्राम का है तो फीटस कितने ग्राम का होगा, 3 केजी का होगा, यानी 6 गुना, यानी प्लेसेंटा का 6 गुना होता है फीटस। तो अगर कोई बोले कि प्लेसेंटा का वेट है 500 ग्राम तो फीटस का वेट कितना होगा, तो 6 गुना होता है। ठीक है, 6 गुना। तो अगर प्लेसेंटा के वेट में अगर हम 6 से गुना कर देंगे तो फीटस का वेट क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। नॉर्मल रेशियो पूछा जाता है 1:6, हमेशा याद रखेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हेन इज वेट ऑफ प्लेसेंटा इक्वल टू वेट ऑफ फीटस। ठीक है, तो प्लेसेंटा का वेट और वेट ऑफ फीटस कब बराबर होता है, तो डे 17 पे, कौन से डे पे, 17वें दिन जो होता है बराबर होता है। और 17वें दिन क्या होता है, टर्सरी विलस बनता है, क्या बनता है, टर्सरी वीनस बनता है। और वे दिन पे होता है क्या, सेकेंडरी विलस। और 13वें दिन पे हमारा बनता है प्राइमरी विलस। ये याद रखना है कि प्राइमरी विलस किससे किससे मिलकर बनता है, सेकेंडरी विलस किससे किससे मिलकर बनता है, और टर्सरी विलस किससे किससे मिलकर बनता है ना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, प्लेसेंटा स्टार्ट्स फॉर्मिंग, कब प्लेसेंटा स्टार्ट हो जाता है फॉर्म, 6 वीक एंड कंप्लीट बाय 12 वीक। तो 6 वीक में बनना स्टार्ट होता है और फिर 6 वीक बाद बनकर पूरा हो जाता है। तो स्टार्ट कब होता है, 6 वीक में, और बनकर तैयार हो जाता है 12 वीक में। तो 12 वीक तक जो है प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। 12 वीक तक कौन रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ये सारा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 12 वीक के बाद ये जिम्मेदारी, जब प्लेसेंटा अच्छे तरीके से बन जाएगा तो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है ना। तो सारा चीज इंटर रिलेटेड है, आप लोग को सीखना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट, टू लोकेट द प्लेसेंटा बेस्ट टाइम टू डू यूएसजी इज 3rd ट्राइमेस्टर। तो प्लेसेंटा को लोकेट करने के लिए, प्लेसेंटा का एक्चुअल प्लेस कहाँ पे है ना, इसको लोकेट करने के लिए जो है सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो वो हमारा 3rd ट्राइमेस्टर, यानी तीसरा तिमाही में हम लोग क्या करते हैं, प्लेसेंटा का पोजीशन कहाँ है ये हम लोग जांच कर सकते हैं, है ना। प्रेगनेंसी जनरली कितने वीक का होता है, तो 37 से 42 वीक का होता है। ठीक है, और एवरेज मान के चले तो 40 वीक। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 13 वीक का होगा, 12 वीक 13 वीक। सेकेंड ट्राइमेस्टर 14 वीक और थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक से 40 वीक, है ना। तो ये हमारा क्या
वीक्स। तो देख लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 13 वीक प्लस 6 दिन, है ना। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 27 वीक, 14 वीक से लेकर 27 वीक तक होता है प्लस 6 दिन, है ना। और इसको मैं फिर से 5वां पॉइंट जो है नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 5th पॉइंट क्या है हमारा, देख लेते हैं। दैट इज टू लोकेट द प्लेसेंटा बेस्ट टाइम टू डू यूएसजी थर्ड ट्राइमेस्टर। तो तीसरे तिमाही में हम लोग यूएसजी कराकर पता कर सकते हैं कि हमारा प्लेसेंटा जो है वो एग्जैक्ट उसका लोकेशन कहाँ पर है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं प्रेगनेंसी कितने वीक का होता है, तो 40 वीक को ऑन एवरेज, और ऐसे 37 से 42 वीक नॉर्मल, है ना। और एवरेज कितना हुआ हमारा, एग्जैक्ट अगर डाटा पूछा जाए तो 40 वीक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब कब कहते हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब कब हम लोग कहते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या हो जाएगा, 13 वीक प्लस 6 दिन, है ना। तो 13 वीक और प्लस 6 दिन जो होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर 14 वीक से लेकर 27 वीक तक हम लोग बोलते हैं, है ना, प्लस में 6 दिन एक्स्ट्रा। और थर्ड वीक जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 28 वीक से लेकर 40 वीक तक, है ना। तो ये होता है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। अब एक क्लिनिकल एप्लीकेशन इन हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। क्लिनिकल क्वेश्चन क्या है हमारा, एक 22-year-old प्रेग्नेंट वुमेन हैज अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। उसको क्या था, प्लेसेंटा प्रीविया का एक हिस्ट्री था, ठीक है। शी इज 12 वीक प्रेग्नेंट नाउ एंड इज वरीड अबाउट अगेन हैविंग प्लेसेंटा प्रीविया। तो उसको पहले क्या हुआ था, प्लेसेंटा प्रीविया हो चुका है, अब वो 12 वीक की प्रेग्नेंट है, ठीक। तो 12 वीक की प्रेग्नेंट है और उसको डर सता रहा है कि फिर से कहीं प्लेसेंटा प्रीविया ना हो जाए। तो एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल, तो एज अ नर्स आप क्या एडवाइस देंगे रिगार्डिंग यूएसजी फॉर लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा का जो है सही जगह बताने के लिए, है ना, तो सही जगह बताने के लिए आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि कब वो अल्ट्रासाउंड करा ले ताकि प्लेसेंटा का उसको एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके। फर्स्ट ऑप्शन इमीडिएटली, तुरंत बोलेंगे कि जाइए, है कब, 12 वीक में है। क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक 22 ईयर की लेडी है, उसको पहले क्या था, हिस्ट्री था प्लेसेंटा प्रीविया का। अब जब वो 12 वीक पे आई है ना, और फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई है और 12 वीक पे आई है, तो एज अ नर्स आप क्या सुझाव देंगे कि उसको अल्ट्रासाउंड कराए, कब कराए, ताकि उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके प्लेसेंटा का लोकेशन कब कहाँ है। तो इसके लिए मैं पीछे बताया था कि प्लेसेंटा को अगर लोकेशन जानना है तो ये सबसे बेस्ट होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर कब स्टार्ट होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 28 से 40 वीक, है ना। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, इमीडिएटली बोलेंगे तुरंत जाकर अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। सेकेंड हमारा 20 वीक, तीसरा हमारा 24 वीक, और चौथा हमारा 32 वीक। तो 28 से 40 वीक जो होता है हमारा क्या होता है, तीसरा 28 से 40 वीक जो होता है हमारा तीसरा तिमाही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 वीक, है ना। देख लेते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आ जाते हैं। प्लेसेंटा जो है इसके पास एक सेल होता है, खास प्रकार का सेल होता है, डेट इज हाफ बेयर सेल। ये क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल को मारने का काम करेगा, खाने का काम करेगा। देख लेते हैं अब हम लोग डायमेंशंस ऑफ प्लेसेंटोलॉजी। अब देख लेते हैं क्या क्या डायमेंशन होता है, कितना लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। तो डायमीटर कितना होता है हमारा, तो डायमीटर होता है हमारा प्लेसेंटा का 15 से 20 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना होता है, एवरेज थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम थिकनेस 4 सेंटीमीटर, और सबसे थिकेस्ट कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं फिगर बताऊं तो फिगर ऐसे बनना चाहिए, है ना। बीच में क्या होगा, मोटा होते जाएगा, और किनारे किनारे क्या होगा, पतला होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 सेंटीमीटर सबसे थिकेस्ट होगा, और किनारे किनारे क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर। इधर भी क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्या रहता है, प्लेसेंटा होता है, ठीक। अब देख लेते हैं क्या, इफ प्लेसेंटा इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर थिक। तो अगर प्लेसेंटा जो है अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिक है, यानी उसका क्या है, थिकनेस ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटोमेगाली। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटोमेगाली। प्लेसेंटा क्या हो गया, फूल गया। कब कब देखने को मिलता है, डायबिटीज़ में देखने को मिलेगा,
ट्विन प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा और RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, ठीक है। और टर्म प्लेसेंटा कैसा होता है, तो डेसिडुआ बेसिलिस, और इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। ये जो लाल वाला है ये हमारा क्या है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाला जो है हमारा वो क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और अंदर क्या है हमारा एंडोथेलियम, है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। टर्म पे क्या होता है, दो चीज होता है ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, दो सरफेस होता है, एक होता है मैटरनल सरफेस और दूसरा होता है फीटल सरफेस, है ना। तो मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस में कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस पूछ देता है, तो देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। तो मैटरनल सरफेस कौन बनाता है, ये बनाता है डेसिडुआ बेसिलिस, और फीटल सरफेस कौन बनाएगा, कोरियोनिक फ्रोंडेशम बनाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल प्लेट भी बोलते हैं और इसको कोरियोनिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये कितना पार्ट होता है, 1/5 पार्ट होता है, और ये 4/5 पार्ट होता है ना। ये कलर कैसा होता है, तो डल रेड कलर होता है, और इसका कैसा कलर होता है, शाइनी होता है, ग्रे कलर होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स एंड कॉर्ड आर नॉट अटैच्ड, इसमें क्या रहता है, मेम्ब्रेन नहीं रहता और ये प्लेन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फीटल साइड जो होगा ये क्या होगा, प्लेन होगा, और जो सॉरी मैटरनल साइड जो होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है। और जो फीटल साइड होता है वो खुरदुरा होता है, ठीक है, ये खुरदुरा होता है, ठीक है। और इट हैज अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड टू इट्स सेंटर, मेम्ब्रेन्स आर अटैच्ड टू इट, इससे क्या होता है, मेम्ब्रेन्स अटैच्ड होता है। इट हैज पॉलीगोनल एरिया कॉल्ड लोब्स, इसमें क्या होता है, लोब्स होता है, फर्दर डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स या फिर कॉटिलोडेंस। तो कॉटिलोडेंस किस साइड पूछा जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉटिलेडेंस जो होते हैं वो किधर साइड होते हैं, मैटरनल साइड होता है कि फीटल साइड होता है, तो ये हमेशा मैटरनल साइड होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कॉटिलोडेंस किधर होते हैं, बाकी सारी चीज तो पहले से ही डिस्कस हो चुकी है। कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलोडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंट फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। कॉटिलोडेंस अब हम लोग देख लेते हैं, कॉटिलोडेंस को क्या होता है, इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। नंबर कितना होता है, 15 से 20। और कॉटिलोडन क्या होता है, देख लेते हैं। दैट एरिया ऑफ प्लेसेंटा विच हैज स्टेम सेल या फिर स्टेम विलाई इन इट्स ऑल ब्रांच, तो यानी जिसमें क्या होता है, स्टेम विलाई होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलोडेंस बोलते हैं। ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। तो ये जो लेयर है ये हमारा क्या है, डेसिडुआ बेसिलिस है, और ये जो है हमारा मैटरनल वेसल है। अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा, इसको और मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो ये क्या हमारा डेसिडुआ बेसिलिस है, और ये क्या हमारा मैटरनल वेसल्स है, ये क्या हमारा स्टेम विलस है, ठीक है। इंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फीटल कैपिलरीज है। अब हम लोग देख लेते हैं कॉटिलोडेंस के बारे में, ये क्या है हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा है, ठीक है। तो कॉटिलोडेंस क्या है हमारा, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है हमारा प्लेसेंटा का। टोटल नंबर्स कितने होते हैं, तो 15 से 20 होते हैं। और कॉटिलोडेंस क्या होता है, दैट एरिया ऑफ प्लेसेंटा विच हैज स्टेम विलाई एंड इट्स ऑल ब्रांचेस, तो जिसके पास स्टेम विलाई प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉटिलेडेंस बोल देते हैं ना। देख लेते हैं अब कॉटिलोडेंस को हम लोग जूम करके देख लेते हैं क्या है। ये क्या हमारा, डेट इज डेसिडुआ बेसिलिस, मैटरनल सरफेस बना रहा है, इसमें क्या होगा, मैटरनल ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, मैटरनल ब्लड वेसल। उसके बाद क्या है, स्टेम विलस है, तो इसी को यही जब प्रेजेंट रहता है जिसके पास भी, यानी ये पार्ट, तो अगर जिसके पास ये पार्ट प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा स्टेम विलस, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉटिलोडेंस बोलते हैं। तो ये सारा जो हो गया हमारा क्या हो गया, कॉटिलोडेंस हो गया, ठीक है। और इसके पास एक खास स्ट्रक्चर हो गया, डेट इज स्टेम विलस। देख लेते हैं और वही सारी चीजें हैं, डेट इज सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होगा, बाहरी कवरिंग, अंदर वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, है ना, फीटल कैपिलरीज और एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं प्लेसेंटल सर्कुलेशन और यूट्रो प्लेसेंटल फ्लो कैसे होता है। तो यूट्रो प्लेसेंटल फ्लो दैट इज मदर से प्लेसेंटा की ओर कैसे जाएगा, देख लेते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस स्पेस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, देख चुके हैं आगे। टोटल कितना होता है, तो 150 ml होता है, ठीक है। यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय 15वें दिन क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है ना। यूट्रो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो एट टर्म, ये
कहाँ पे होता है, डिक्रीज हो जाता है क्या, 500 से 750 ml, है ना। इंटरविलस स्पेस फ्लो, तो ये कितना होता है, 750 ml पर मिनट होता है। और ये सारे जो है मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस, इसको तो मैं बोलूँगा कि बेटर रहेगा कि आप याद ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन इंटरविलस स्पेस हाउ मेनी टाइम्स ब्लड इज रिप्लेस्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने बार, तो 3 से 4 बार जो है ब्लड रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। हाउ मेनी स्पाइरल आर्टरीज, यूट्राइन आर्टरीज ओपन इन इंटरविलस स्पेस, तो ये बेस्ट आंसर मैं बता चुका हूँ, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 120। और सेकंड बेस्ट आंसर रहेगा हमारा डेट इज 120 से लेकर 200। तो ये हमारा यूट्रो प्लेसेंटल। अब देख लेते हैं फीटो प्लेसेंटल फ्लो। तो फीटस से प्लेसेंटा की ओर कैसे जाता है, तो ये कहाँ पे रहता है, प्रेजेंट इन विला, ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये दो इसमें ऐसे चीज हैं जो मैं बोलूँगा, आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये सारी चीजें याद करने वाली। टोटल कितना होता है, 150 ml होता है। फीटो प्लेसेंटर सर्कुलेशन स्टेब्लिश्ड बाय कब होता है, तो 17वें दिन होता है, ठीक है। फीटो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो टर्म कितना होता है, 400 ml होता है। और फीटो प्लेसेंटर सर्कुलेशन इज थ्रू, तो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो सेकेंडरी विलाई से टर्सरी विलाई तक होता है। सेकेंडरी विलाई डे 16 पे बनता है और टर्सरी विलाई डे 17 पर क्या होता है, बन जाता है ना। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अम्बिलिकल वेसल्स की ओर एंड इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। तो अम्बिलिकल वेसल्स और इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स में अब हम लोग देख लेते हैं। तो दो चीज़ें आती है, एक होता है अम्बिलिकल वेन और एक होता है अम्बिलिकल आर्टरी। तो जो हमारा प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल कॉर्ड जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, दोनों चीज़ होता है, आर्टरी और वेन। तो आर्टरी की संख्या कितनी होती है और वेन की संख्या कितनी होती है, हम लोग देख लेते हैं। तो आर्टरी कितना होता है, 2 होता है, और वेन कितना होता है, 1 होता है ना। तो 2 आर्टरीज और 1 वेन पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये वेन का क्या काम है और आर्टरी का क्या काम है, हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या करता है, वेन क्या करता है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, प्लेसेंटा से फीटस की ओर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली क्या होता है, आर्टरी जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेकिन इस केस में, अम्बिलिकल के केस में क्या हो जाएगा कि ये क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, कैरी करता है। वेन का क्या मतलब है, एक बार मैं बता देता हूँ तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज अम्बिलिकल वेसल्स एंड इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड किससे अटैच होता है, हमारा प्लेसेंटा से अटैच होता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में दो चीजें पाई जाती है, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन। आर्टरी और वेन दो चीजें होती है। तो आर्टरी जो होता है कितने नंबर में होता है, 2 में होता है, और वेन कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरी कितने होते हैं और वेन कितने होते हैं। तो 2 आर्टरी होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और एक क्या होता है, वेन होता है। वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा कहाँ से, प्लेसेंटा टू फीटस, कहाँ से, प्लेसेंटा टू फीटस। ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है, 70 से 80%। प्रेशर कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg, ठीक है। और रेमनेंट इन एडल्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंटम टेरस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंटम टेरस, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लिगामेंटम टेरस क्या होता है, ठीक है। प्रेशर भी याद ही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और कौन सा ब्लड कैरी करता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। तो अम्बिलिकल आर्टरी क्या होता है, ब्रिंग्स बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। तो फीटस से प्लेसेंटा की ओर लेके जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है, 50 से 60%। प्रेशर कितना होता है, 60 mm ऑफ Hg, ये पूछा हुआ है, ठीक है। और रेमनेंट्स इन एडल्ट्स में क्या बोलते हैं, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। तो अम्बिलिकल आर्ट वेन जो होता है वो होता है, बनाता है क्या, लिगामेंटम टेरेस, और ये क्या बनाएगा, अम्बिलिकल लिगामेंट, है ना। आर्टरी जो होता है अम्बिलिकल लिगामेंट बनाएगा। इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स में आ जाते हैं। तो विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन पास या फिर क्रॉस द प्लेसेंटा, दैट इज IgG। यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है यानी एंटीबॉडी है जो कि
प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, दैट इज IgG। और ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा पाया जाता है, तो IgA पाया जाता है ना, कौन सा IgA। इम्पोर्टेंट कंसेंट अब हम लोग देख लेते हैं, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी, यानी सपोज इफ देयर इज एनी कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो क्या क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो मैटरनल ब्लड फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैटरनल ब्लड फ्लो जब कम होगा तो इंटरवेलस स्पेस में भी क्या होगा, ब्लड फ्लो कम जाएगा, तो लेस न्यूट्रिएंट जो होगा पहुंचेगा। तो लेस न्यूट्रिएंट जब पहुंचता है तो लेस ग्रोथ होगा, और इससे क्या हो जाएगा, IUGR। IUGR का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना, रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन हो जाता है, यानी उसका क्या हो जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी। तो यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी क्या होता है, अगर हाइपरटेंशन हो गया किस में, मदर में, तो मदर में जब हाइपरटेंशन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो मैटरनल ब्लड कम पहुंचेगा, मैटरनल ब्लड कम पहुंचेगा तो न्यूट्रिएंट भी क्या होगा, कम मिलेगा। न्यूट्रिएंट कम मिलेगा तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, बच्चे का रुक जाएगा। तो ये था प्लेसेंटा में। तो मिडवाइफरी के प्लेसेंटा सेक्शन में इतना ही। थैंक यू।